Okay, today we will start unit number 8, that is the poem The Eagle. ठीक है, हम ईगल पोइम पढ़ेंगे. पोएट हैं इसके अल्फ्रेड टेनिसन. ठीक है, अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन भी इनको कहा जाता है, सिर्फ लॉर्ड टेनिसन भी कहा जाता है. इनका ईयर ऑफ बर्थ जो है वो 1809 है और 1892 जो है वो इनका ईयर ऑफ डेथ है. ठीक है, इनकी जो मोस्टली पोइट्रीज़ होती हैं वो नेचर पे, ह्यूमन रिलेशनशिप्स पे या डेथ पे, मॉर्निंग वाली जो पोइम्स होती हैं ऐसी वाली इन्होंने इनकी जो मोस्टली पोइम्स हैं वो इन राइटर ने लिखी हैं. मेन जो थीम्स होती हैं इनकी वो नेचर होती है. ठीक है, या फिर ह्यूमन रिलेशनशिप्स इनकी थीम है. इस पोइम की जो मेन थीम है वो है नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज. ठीक है, सब थीम इसकी कौन सी है? कनेक्टिंग पीपल विद नेचर. ठीक है, नेचर को, लोगों को कैसे नेचर के साथ कनेक्ट किया जाता है, ये इसकी सब थीम है. इस पोइम में जैसा कि टाइटल से आपको जाहिर हो रहा है, पोइम हमारे पास है ईगल. ईगल जो है आपको पता है ना, ईगल बर्ड है. ठीक है, जो कि सिंबल ऑफ स्ट्रेंथ, सिंबल ऑफ फ्रीडम समझा जाता है. ठीक है, बहुत ही पावरफुल होता है. ठीक है, और किसको सिंबलाइज़ करता है? पेशेंस को, या फिर पावरफुल एक्शन को सिंबलाइज़ करता है. तो ये पोइम भी बेसिकली जो है वो इसी तरह से है, सिंबल ऑफ स्ट्रेंथ को शो कर रही है, फ्रीडम को, इंडिपेंडेंस को जाहिर किया जा रहा है इस पोइम में. ठीक है, हम इसको रीड करेंगे. ओके, फर्स्ट स्टैंजा आई एम गोइंग टू रीड फ्रॉम स्टैंजा नंबर 1. फर्स्ट लाइन इज, ही clasped the crag with crooked hands, close to the sun in lonely lands, ringed with the azure world he stands. ठीक है, अब देखिए, क्लैस्प का मतलब होता है टू होल्ड समथिंग टाइटली. ठीक है, किसी चीज़ को बहुत ही मजबूती के साथ पकड़ना. क्लैस्प का मीनिंग होता है टू होल्ड समथिंग टाइटली. ही क्लैस्प द क्रैग. क्रैग कहा जाता है माउंटेन को, हिल को, जो चट्टान होती है उसको कहा जाता है क्रैग. विद क्रूक्ड हैंड्स. क्रूक्ड हैंड्स जो बेंट हैंड्स होते हैं. अब आपने देखे होंगे ईगल के जो हैंड्स होते हैं वो क्या होते हैं? क्लॉज होते हैं ना, उसके पंजे होते हैं. इसलिए उसने उनके लिए क्लॉज वर्ड नहीं यूज़ किया, बल्कि क्रूक्ड हैंड्स वर्ड यूज़ किया. यानी ऐसे बेंट हाथों से, हाथ मुड़े हुए हाथों से उसने जो है वो चट्टान को, उस माउंटेन को मजबूती से पकड़ा हुआ है. ठीक है, क्लोज टू द सन इन लोनली लैंड्स. अब क्लोज टू द सन, सूरज के करीब क्यों कहा है? इसलिए क्योंकि वो बहुत ही हाइट पे बैठा हुआ है, बहुत ही ऊंचाई पे बैठा हुआ है, माउंटेन के बिल्कुल टॉप पे बैठा हुआ है. इन लोनली लैंड्स. अब लोनली लैंड्स वर्ड इसलिए यूज़ हुआ है क्योंकि उसके इर्द गिर्द कोई भी चीज़ जो है वो नहीं है, कोई भी जो है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म, कोई कुछ भी नहीं है. इसलिए उसने कहा है कि लोनली लैंड्स में, मीन्स कि वो बिल्कुल अकेला बैठा हुआ है. ठीक है, रिंग्ड विद द एज्योर वर्ल्ड. एज्योर जो है वो बेसिकली ब्लू कलर को कहा जाता है. एज्योर वर्ल्ड ही स्टैंड्स. अब एज्योर वर्ल्ड कौन सा है? ब्लू कलर की दुनिया कौन सी होती है? मीन्स कि स्काई को सिंबलाइज़ किया गया यहाँ पे एज्योर वर्ल्ड से. ठीक है, कि ब्लू कलर जो रिंग्ड का मीनिंग होता है इनसर्कल्ड. ठीक है, यानी उसके इर्द गिर्द जो है वो ब्लू जो स्काई है उसने उसको घेर रखा है. मीन्स कि हर तरफ उसको ब्लू कलर का जो है वो नीला आसमान नज़र आ रहा है. ही स्टैंड्स, कि जहाँ वो खड़ा हुआ है, यानी जहाँ पे वो माउंटेन में जहाँ वो रह रहा है, जहाँ वो बैठा हुआ है, वहाँ वो कह रहा है कि हर तरफ सिर्फ नीला आसमान नज़र आ रहा है, उसके अलावा वहाँ पे कोई और जानदार, कोई और चीज़ मौजूद नहीं है. ठीक है, ओके, नाउ सेकेंड स्टैंजा पे आ जाए. द रिंकल्ड सी बीनीथ हिम क्रॉल्स, he watches from his mountain walls and like a thunderbolt he falls. अब wrinkled sea, आपने देखा होगा जब आप ऊंचाई से देखते हैं किसी भी चीज़ को, तो जो दरिया होता है या समंदर होता है, कहीं पे भी पानी खड़ा होता है तो उसमें हवा की वजह से ऐसे लहरें सी पैदा हो रही होती हैं. ऐसे लग रहा होता है जैसे पानी जो है वो बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता जो है वो मूवमेंट उसमें जो है वो हो रही है. तो उस हल्की हल्की जो मूवमेंट होती है पानी की, उस मूवमेंट को उसने कहा है रिंकल्ड सी. ठीक है, ऊपर से जब ईगल जो है वो बैठा वो सब कुछ देख रहा है तो उसको लग रहा है कि उस समंदर में जो है वो ऐसे रिंकल्स क्रिएट हो रहे हैं. बीनीथ हिम क्रॉल्स, कि वो जो रिंकल्स हैं वो क्रॉलिंग कर रहे हैं. मीन्स कि आहिस्ता आहिस्ता चल रहे हैं. क्रॉल का मतलब होता है टू मूव स्लोली. बेबीज़ करते हैं ना क्रॉलिंग, जब वो चलना स्टार्ट करते हैं तो चलने से पहले वो क्रॉलिंग करते हैं, मतलब आहिस्ता आहिस्ता जो है वो, जैसे होता है कि अपने हाथों और पाँव की मदद से जब चल रहे होते हैं तो उसको क्रॉलिंग कहा जाता है. तो उसने सी के लिए वर्ड यूज़ किया है कि रिंकल्ड सी जो है, जिसमें लहरें सी बन रही हैं हल्की हल्की, ऐसे लगता है जैसे वो आहिस्ता आहिस्ता चल रहा है, क्रॉल कर रहा है. ही वॉचेस फ्रॉम हिज माउंटेन वॉल्स. ठीक है, अब वो कह रहा है कि वो ऊंचाई पे जो
पहाड़ है उसकी चोटी पे बैठ के वो ये सब कुछ खामोशी से ऑब्ज़र्व कर रहा है, देख रहा है। ठीक है, अब वॉचिंग क्वाइटली से क्या मुराद है, मीन्स कि वो बहुत ही सब्र के साथ हर चीज़ जो है वो देख रहा है। ठीक है, अब ये यहाँ पे टू वॉच समथिंग क्वाइटली मीन्स टू इज़ दैट इज़ द पेशेंस ऑफ एन ईगल। ठीक है, अब यहाँ से उसकी पेशेंस का, उसके सब्र का अंदाज़ा हो रहा है हमें। एंड लाइक अ थंडर बोल्ट ही फॉल्स। थंडर बोल्ट होता है जो फ्लैश ऑफ लाइटनिंग होती है, जो बिजली की चमक होती है, उसको कहा जाता है। ठीक है, थंडर बोल्ट कहते हैं जो गरज चमक होती है ना बिजली की, फ्लैश ऑफ लाइटनिंग, उसको कहा जाता है। अब वो कह रहे हैं लाइक अ थंडर बोल्ट ही फॉल्स, वो बहुत ही स्पीड से, बहुत ही तेज़ी से जो है वो आती है। थंडर बोल्ट जो है वो जो बिजली की चमक होती है जब आंधी चल रही होती है तो वो बहुत तेज़ी से आती है। इसलिए उसने ईगल की स्पीड को थंडर बोल्ट के साथ कंपेयर किया है कि वो ऊपर से खामोशी से सब कुछ देखता रहता है। यहाँ पे आप उसके शिकार को भी कर सकते हैं कि वो अपना शिकार बहुत ही खामोशी से ऊपर से देखता रहता है। ठीक है, और फ़ौरन से थंडर बोल्ट की तरह अपने शिकार पे झपटता है। ठीक है, अब ऐसा नहीं होता कि वो नीचे आता है पहले ढूंढता रहता है, वो ऊपर से ही अपना शिकार देखता रहता है। समंदर में अगर उसको कोई शिकार नज़र आता है तो वो वहीं से जो है वो फ्लैश ऑफ लाइटनिंग की तरह झपटता है और अपना शिकार पकड़ लेता है। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, अब इस पोएम में बहुत ज़्यादा जो है वो फिगर्स ऑफ स्पीच यूज़ हुए हैं। फिगर्स ऑफ स्पीच हमारे पास इसमें यूज़ हुए हैं, इमेजरी बहुत ज़्यादा यूज़ हुई है। ठीक है, जो कि विजुअल इमेजरी है बहुत ज़्यादा, और इसके अलावा हमारे पास सिमिली भी यूज़ हो रही है, एलिट्रेशन बहुत ज़्यादा यूज़ हो रही है। ठीक है, फर्स्ट लाइन पे आ जाएं, लाइन बाय लाइन हम इसमें फिगर्स ऑफ स्पीच आइडेंटिफाई करते जाएंगे। फर्स्ट लाइन में देखिए, ही क्लैस्प द क्रैग विद क्रुक्ड हैंड्स। क साउंड, क्लैस्प में भी, क्रैग में भी और क्रुक्ड में भी, तीनों में सेम कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट हो रहा है। तो इस फर्स्ट लाइन में हमारे पास फिगर ऑफ स्पीच यूज़ हो रही है एलिट्रेशन। ठीक है, इसके सामने मेंशन कर लें एलिट्रेशन, और इसमें क साउंड जो है उसको अंडरलाइन करें। क्लैस्प में भी, क्रैग में भी और क्रुक्ड में भी, तीनों में क साउंड जो है उसको अंडरलाइन कर लें और आगे एलिट्रेशन मेंशन कर दें। ठीक है, ओके, नाउ सेकेंड लाइन पे आ जाएं। क्लोज टू द सन इन लोनली लैंड्स। लोनली लैंड्स, ल साउंड कॉन्सोनेंट साउंड है। यहाँ पे भी हमारे पास क्या हम यूज़ करेंगे, एलिट्रेशन ही यूज़ हो रहा है तो एलिट्रेशन मेंशन कर दें। और लोनली लैंड्स में जो सेम कॉन्सोनेंट साउंड ल साउंड रिपीट हो रहा है, उन दोनों साउंड्स को अंडरलाइन करते हैं। क्लोज टू द सन इन लोनली लैंड्स, लोनली लैंड्स इज एलिट्रेशन। थर्ड इज रिंग्ड विद द इज़्योर वर्ल्ड ही स्टैंड्स। इज़्योर वर्ल्ड, अब ब्लू स्काई, एक इमेज क्रिएट होता है ना हमारे माइंड में। ठीक है, एक इमेजिनेशन हमारे माइंड में क्रिएट होती है जो कि सेंस ऑफ साइट से रिलेटेड है, देखने से रिलेटेड है। तो यहाँ पे हमारे पास होगी विजुअल इमेजरी। ठीक है, इस लाइन को अंडरलाइन करके, एज़्योर वर्ल्ड को बेशक अंडरलाइन करके आगे मेंशन कर लें विजुअल इमेजरी, VISUAL, विजुअल इमेजरी। विजुअल इमेजरी होती है जो सेंस ऑफ साइट से रिलेटेड होती है, जो देखने से रिलेटेड हो। ठीक है, ओके, इसमें जो फर्स्ट लाइन है, ही क्लैस्प द क्रैग विद क्रुक्ड हैंड्स, अगर देखा जाए तो वो भी हमारे पास विजुअल इमेजरी है। क्रुक्ड हैंड्स, क्रुक्ड हैंड्स होते हैं बेंट हैंड्स। ठीक है, तो वो भी सेंस ऑफ साइट से रिलेटेड है ना, तो अगर देखा जाए तो वो हमारे पास एलिट्रेशन की भी एग्जाम्पल है और विजुअल इमेजरी की भी एग्जाम्पल है। ठीक है, ओके, इसमें राइमिंग वर्ड्स और राइम स्कीम भी देख लेते हैं फर्स्ट स्टैंजा में बेटे। फर्स्ट, हैंड्स, लैंड्स एंड स्टैंड्स, ये तीनों हमारे पास जो तीनों लाइंस का जो लास्ट वर्ड है वो तीनों आपस में राइम कर रहे हैं, हैंड्स, लैंड्स एंड स्टैंड्स। तो राइमिंग वर्ड्स ये तीनों होंगे और इसकी राइम स्कीम हमारे पास क्या हो जाएगी, ए एंड ए। ठीक है, सेम राइम स्कीम होगी इसकी। ठीक है, ओके, नाउ कम टू सेकेंड स्टैंजा। सेकेंड स्टैंजा पे आ जाए, द रिंकल्ड सी बीनीथ हिम क्रॉल्स। रिंकल्ड सी, अब देखिए रिंकल्ड क्या है, ह्यूमन क्वालिटी है ना। रिंकल्स क्या होते हैं, जो फेस पे आ जाते हैं। ठीक है, ह्यूमन क्वालिटी है, जबकि किसके साथ कंपेयर की जा रही है, सी के साथ कंपेयर की जा रही है, जो कि इनह्यूमन चीज़ है। तो यहाँ पे हमारे पास रिंकल्ड सी और क्रॉल्स, ये दोनों इस पूरी लाइन में हमारे पास पर्सोनिफिकेशन यूज़ हुई है। क्रॉलिंग भी क्या है, ह्यूमन क्वालिटी है, जबकि इनह्यूमन चीज़ के साथ कंपेयर की जा रही है, सी के साथ कंपेयर की जा रही है, तो ये क्या होगी, पर्सोनिफिकेशन। द रिंकल्ड सी बीनीथ हिम क्रॉल्स इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ पर्सोनिफिकेशन। ठीक है, इस लाइन को अंडरलाइन करके पर्सोनिफिकेशन लिख दें।
ही वॉचेस फ्रॉम हिज माउंटेन वॉल्स, वॉचेस फ्रॉम हिज माउंटेन वॉल्स, इमेजरी है हमारे पास, ठीक है, विजुअल इमेजरी है। ही वॉचेस फ्रॉम हिज माउंटेन वॉल्स इज विजुअल इमेजरी, ही वॉचेस फ्रॉम हिज माउंटेन वॉल्स इज विजुअल इमेजरी, ठीक है। वॉचेस क्वाइटली मीन्स ही इज़ ऑब्जर्विंग एवरीथिंग, ठीक है, वो सब कुछ खामोशी से बैठ के, चट्टान जो होती है, पहाड़ की जो चोटी होती है, वहाँ बैठ के सब कुछ खामोशी से देख रहा है। एंड लाइक अ थंडर बोल्ट ही फॉल्स, एंड लाइक यूज़ हो रही है, ईगल को थंडर बोल्ट के साथ कंपेयर किया जा रहा है, लाइक के साथ, तो ये हमारे पास क्या है, सिमिली है, ठीक है। सिमिली हमारे पास होता है कंपैरिजन ऑफ टू थिंग्स बाय यूजिंग एज और लाइक। जब दो चीज़ों को एज और लाइक के साथ कंपेयर किया जाता है तो वो हमारे पास क्या कहलाती है, सिमिली कहलाती है, ठीक है। तो इस लाइन में हमारे पास क्या है, सिमिली यूज़ हो रही है, ठीक है। और अगर देखा जाए तो थंडर बोल्ट, ये भी हमारे पास क्या है, विजुअल इमेजरी में भी आ रहा है, ठीक है। एंड लाइक अ थंडर बोल्ट ही फॉल्स, ये हमारे पास विजुअल इमेजरी भी है, लेकिन सबसे पहले ये हमारे पास क्या है, सिमिली की एग्जांपल है, क्योंकि इसमें लाइक यूज़ हो रहा है ईगल को थंडर बोल्ट के साथ कंपेयर करने के लिए, ठीक है। अब इसमें भी राइमिंग वर्ड्स और राइम स्कीम देख लेते हैं। इसमें हमारे पास राइमिंग वर्ड्स हैं क्रॉल्स, वॉल्स एंड फॉल्स, ठीक है। ये तीन हमारे पास राइमिंग वर्ड्स हैं, क्रॉल्स, वॉल्स एंड फॉल्स, ठीक है। इसकी राइम स्कीम अगर हम पोएम के अकॉर्डिंगली देखें ना, तो पोएम के अकॉर्डिंगली ऊपर वाले स्टैंजा की राइम स्कीम हमारे पास थी ए एंड ए, इसकी हमारे पास क्या हो जाएगी, बी एंड बी, ठीक है। अगर हमारे पास दोनों स्टैंजास गिवन होंगे ना तो फिर इसकी राइम स्कीम अलग बनेगी, लेकिन अगर आप लोगों के एग्जाम में आ जाता है कोई भी स्टैंजा दोनों में से आ जाता है तो आप लोगों ने ए से स्टार्ट करना है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर आपके पास सेकेंड स्टैंजा सिर्फ आ गया ना एग्ज़ाम में, क्योंकि एग्ज़ाम में तो एक ही स्टैंजा आता है, तो उसको फिर आपने लेटर ए से ही स्टार्ट करना है, ठीक है। जैसे अगर आपके पास आता है ना ये वाला स्टैंजा, द रिंकल्ड सी बीनीथ हिम क्रॉल्स, तो इसके राइमिंग वर्ड्स तो सेम है, क्रॉल्स, वॉल्स एंड फॉल्स, लेकिन अगर आप इसकी राइम स्कीम बनाएंगे तो इसकी राइम स्कीम एग्जाम में, क्योंकि आपके पास एक स्टैंजा गिवन होगा तो इसकी राइम स्कीम आ जाएगी ए, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्योंकि हम पोएम के अकॉर्डिंगली पूरी देख रहे हैं तो फर्स्ट वाले स्टैंजा को हमने लेटर ए दिया था, तो सेकंड वाले स्टैंजा में क्रॉल्स, क्योंकि स्टैंड्स और हैंड्स से अलग साउंड है तो इसलिए हमने उसको लेटर बी लिखा है, ठीक है। लेकिन पेपर में आपने क्या करना है, एक स्टैंजा गिवन होगा तो उसको लेटर ए से ही स्टार्ट करना है, ठीक है। ओके, ये पोएम जो है बेटे बहुत ज़्यादा जो है वो सिंबॉलिक पोएम है। ईगल को जो है वो सिंबल ऑफ स्ट्रेंथ कंसीडर किया है, सिंबल ऑफ फ्रीडम समझा जाता है, ठीक है। लेकिन इससे हमें ये पता चलता है कि जो ट्रू पावर है, जो सच्ची ताकत है, वो किससे मिलती है, पेशेंस से मिलती है, यानी सब्र से और कंट्रोल से। जब तक आपका कंट्रोल नहीं होगा या आपके अंदर सब्र नहीं होगा, आप कभी भी ताकत को हासिल नहीं कर सकते, आप कभी भी पावरफुल नहीं बन सकते। ग्रेटनेस ऑफन रिक्वायर्स स्टैंडिंग अलोन, ठीक है। जब भी आप इंडिपेंडेंट होते हैं तो आप क्या होते हैं, आप अकेले होते हैं, ठीक है। जो स्ट्रॉन्ग पीपल होते हैं, ठीक है, जो मजबूत लोग होते हैं, जो स्ट्रॉन्ग होते हैं लोग, वो हमेशा क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं और एलोन होते हैं, अकेले होते हैं, उनके साथ कोई भी नहीं होता, ठीक है। और इसमें वॉचिंग क्वाइटली मैंने आपको बताया था कि वो पेशेंस को शो कर रहा है, मीन्स कि वो सब कुछ खामोशी से बर्दाश्त करता है, ठीक है। वो फ़ौरन से जो है वो कोई क्विक एक्शन नहीं लेता, वो क्या करता है कि पहले सारा कुछ देखता रहता है, ठीक है। जो पावरफुल पर्सन होता है वो सब कुछ बर्दाश्त करता है, पहले जब देखता रहता है, लेकिन जब उसकी बर्दाश्त ख़त्म हो जाती है तो वो थंडर बोल्ट की तरह जो है वो क्विक एक्शन लेता है राइट टाइम पे, ठीक है। ऐसा नहीं होता कि हर टाइम जो है वो कुछ ना कुछ करता रहे, वो क्या करता है, वो पहले सब कुछ नोट करता रहता है, जो पावरफुल होता है कोई भी शख्स, लेकिन जब उसकी बर्दाश्त ख़त्म हो जाती है तो वो राइट टाइम पे क्विक एक्शन लेता है, ठीक है। इस पॉइंट से हमें ये सबक मिलता है कि हमें स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, सब्र करना चाहिए, ठीक है। इट टीचेज अस दैट वी शुड बी स्ट्रॉन्ग, पेशेंट एंड बी ब्रेव लाइक एन ईगल, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा आज का लेक्चर।